हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो बेसिकली आज हम लोग सेक्शन 3 पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेलेवेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन से फैक्ट रेलेवेंट होते हैं कि नहीं। तो रेलेवेंसी में हमने भी जो पीछे वाला पोर्शन था इसका, ओपिनियन को लेके, जजमेंट को लेके, कैरेक्टर को लेके, है ना, हमने ये सब पढ़ा था। तो अब जो हम शुरुआत से एक एक करके सारे सेक्शन शुरू करेंगे और सबसे पहले इसे कवर करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमारा रेलेवेंसी का सेक्शन आता है वो है हमारा सेक्शन 3 BSA का। ठीक है, और सेक्शन 5 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि हमें सबसे पहले ही जो पहला ही सेक्शन है हमें ये क्लियर कर दे रहा है कि हमें किस चीज़ का एविडेंस देना है। ये पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है किससे डील करता है, ये हमारा सब्जेक्ट है एविडेंस से डील करता है। अब एविडेंस के किसी भी चीज़ का दिया जाएगा, मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि इसी चीज़ का एविडेंस दिया जाएगा या ऐसे ही किया जाएगा। तो जो हमारा जो सबसे पहला ही सेक्शन है ना, जैसे सेक्शन 3 है फिलहाल BSA में, उससे पहले तो डेफिनेशन है और शॉर्ट टाइटल वगैरह है। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया जा रहा है कि किस चीज़ का एविडेंस दिया जा सकता है। तो दो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एक है हमारे पास फैक्ट इन इशू और दूसरा है रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। फैक्ट इन इशू को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम भी बोलते हैं। मतलब ये मेन मुद्दा है, तो इसके रिगार्डिंग एक तो हम लोग एविडेंस दे सकते हैं इसे, इसकी एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। अभी मैं सेक्शन पढ़ूंगी तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अभी इतना समझो कि हम एविडेंस दो चीज़ों का दे सकते हैं सेक्शन के हिसाब से, एक फैक्ट इन इशू जिसे फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं। ठीक है, जो कि मेन मुद्दा है। ठीक है, फिर अगला जो है हम लोग एविडेंस के साथ इसका दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स का, है ना, जो ऑल दो मेन मुद्दा तो नहीं है लेकिन वो जो हमारा फैक्ट इन इशू मतलब फैक्टम प्रोबेंडम है उसे प्रूफ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये सपोर्टिव रहता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टम प्रोबेंस। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जो एविडेंस होते हैं, और जैसे मुझे प्रूफ करना है कोई फैक्ट इन इशू, तो मेरे पास दो तरीके के एविडेंस होंगे प्रूफ करने के लिए। या तो मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है तो उसका एविडेंस साफ साफ ले लिया जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, मुझे अगर फैक्ट इन इशू प्रूफ करनी है तो मेरे को उसके लिए जो एविडेंस देने होंगे वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो डायरेक्ट एविडेंस है तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा आता है हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट कहूँ तो सर्कमस्टांशियल भी कह सकते हैं, मतलब हम सर्कमस्टांसेस से पता लगाने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्ट एविडेंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है ना, डायरेक्ट एविडेंस मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग बेसिकली किस पे रिलाई करते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये तरीके हो गए। ठीक है, किसे प्रूफ कैसे करना। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों के हम लोग एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट बोल दिया, और थोड़ा और एक आसान तरीके से बोलूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग फैक्टम प्रोबेंडम यानी कि फैक्ट इन इशू का प्रूफ करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए हम लोग एविडेंस देते हैं, और साथ ही जो उससे जुड़े रहते हैं, मतलब जो रेलेवेंट होते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो कि इसे प्रूफ करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड रहते हैं। क्लियर, तो फैक्टम प्रोबेंस। ठीक है, तो एक हो गया फैक्टम प्रोबेंडम और एक हो गया फैक्टम प्रोबेंस। आई होप इट्स क्लियर। एक बारी ना इस सेक्शन को देखो, रीड करो। मैं सेक्शन रीड कर रही हूँ, आप लोग अपना बेयर एक्ट लेके रीड करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या बोला गया कि बोला गया एविडेंस मे बी गिवन। एक एक वर्ड का डाइसेक्शन करेंगे। क्या लिखा है, मे बी गिवन। मे बी गिवन तो मतलब ये है कि एविडेंस देना ज़रूरी ही नहीं है, एकदम मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मतलब हर जगह एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली चीज़। फिर क्या है, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। क्या लिखा है कि कहीं पे भी एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। तो सूट है सिविल केस और क्रिमिनल केस। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल केस पे लगता है, क्रिमिनल केस पे, दोनों पे लगता है, तो कैसे प्रूफ करोगे। तो आप सबसे पहले बता सकते हो कि जो हमारा BSA का सेक्शन 3 है वही बोलता है कि सूट और प्रोसीडिंग। तो सूट मतलब सिविल केस और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल केस। ठीक है, एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ो। अगर आप एक दो भी एक्ट ठीक से पढ़ लेते हैं ना, और आपको बेरक पढ़ने की कला आ जाती है, तो बाद में आपको कोई भी लॉ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसका, ऑफ फैक्ट इन इशू। तो किसका एविडेंस दे सकते हैं, फैक्ट इन इशू, है ना, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब जो रिलेवेंसी, क्या देखो रिलेवेंसी जो है ना दो तरीके की होती है, ये समझो। एक होती है हमारे पास रिलेवेंसी जो होती है वो होता है, एक होता है लॉजिकली रिलेवेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि लॉजिकल होगा, और एक होता है लीगली रिलेवेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो
क्लाइंट है वो एडवोकेट को हर चीज़ बता देता है ना। तो अगर आके वो एडवोकेट वो बात कहे, यस दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स और ये सब, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो मान लो एडवोकेट को सब पता है, ऑल्दो एडवोकेट उसे बोलेगा लेकिन वो लॉजिकली रिलेवेंट होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, तो नहीं अलाउड है। तो यहाँ पे डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे अलाउ करता है, जो कि लीगली रेलिवेंट है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी चीज़ों को रेलिवेंट कहता है, वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब बीएसए है ना। तो बीएसए किसे कहते हैं, सेक्शन 3 से लेके 50 के बीच में, बेसिकली 3 एक्सक्लूड कर दो, 4 to 50 लिख सकते हैं क्योंकि 3 तो यही सेक्शन है। तो जो 4 to 50 से लेके बीच में जो सेक्शन है वो बताते हैं कि कौन से फैक्ट्स होता है रेलिवेंट है ना। तो फैक्ट इन इशू है ना का हम लोग एविडेंस देंगे, और बाकी जो 4 से लेके 50 के बीच में उनका हम लोग एविडेंस देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? आई होप आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। और क्या लिखा है कि एंड ऑफ नो अदर्स, नो इसके अलावा कोई और नहीं दे सकते, नो अदर्स। इससे देखो एक तो बात ये पता चली कि सिर्फ वही जो बीएसए में मेंशन्ड है। दूसरी बात इससे ये पता चल रही है कि जुडिशियल रिस्ट्रेन के बारे में पता चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत जगह जजेस के पास डिस्क्रिशन भी है। जैसे मैं आपको प्रिजम्पशन वगैरह पढ़ाया तो वहाँ पे देखा कि हम लोगों ने जजेस के पास डिस्क्रिशन भी है ना, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ डिस्क्रिशन नहीं देता, वो रिस्ट्रेन भी लगाता है। ये साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो जज है अपनी मर्जी से कोई और चीज़ नहीं अलाउ कर देगा, वो बीएसए से बाउंड है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ और, अगर मान लो कोई चीज़ कोर्ट में आ गई, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं है, तो क्या उसका ऑब्जेक्शन हम लोग रेज कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे चाहे पहली बार, अगर इसका जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं ना हम लोग, अगर चाहे तो पहली बार अपीलेट कोर्ट में भी इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कोर्ट की ड्यूटी है कि ये ध्यान रखे कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट आ रहे हैं, इररिलेवेंट फैक्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये कोर्ट की ड्यूटी है। और ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था डीसी रॉय वर्सेस एनसी गुप्ता के केस में कहा गया था। ये किसकी ड्यूटी है? ये कोर्ट की ड्यूटी है कि ये इंश्योर करे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेलेवेंट एविडेंस है, इररिलेवेंट एविडेंस जो है वो उसे एडमिट ना करे, ठीक है। एडमिसिबल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा रेलेवेंट जो चीज़ें रेलेवेंट है, रेलेवेंट फैक्ट्स है ना, इररिलेवेंट फैक्ट्स को एडमिसिबल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है ना कि मान लो क्या कहते हैं कि जो हमारा एविडेंस है ना, मान चलो जो हमारा रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, हमने जो एविडेंस जो रिलेवेंट फैक्ट का दिया, लेकिन जो हमारा मोड ऑफ एविडेंस था वो थोड़ा गड़बड़ था। ये सही था लेकिन जो मोड ऑफ एविडेंस था वो थोड़ा गड़बड़ था। जैसे अपने सर से इसका एग्जांपल सुना है कि ये था कि मान लो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें मान लो ये था कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट देना है ना, मतलब प्राइमरी एविडेंस देना है। अब क्या है कि आपने सेकेंडरी दे दिया, तो क्या ये चीज़ प्राइमरी देना था लेकिन आपने नहीं दिया, आपने सेकेंडरी दिया, तो क्या ये जो चीज़ है इससे ये इनएडमिसिबल हो जाएगा? तो आंसर इज़ नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट कर देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो उसके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा। तो क्या कहते हैं ये चीज़? रिलेवेंसी चैलेंज करी जा सकती है, ठीक है, रिलेवेंट है या नहीं वो चैलेंज हो सकता है। इनफैक्ट वो तो अपीलेट कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, और एक कोर्ट की ड्यूटी है ये देखना कि सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट या उसके अलावा कुछ और ना आए, है ना। लेकिन अगर हम लोग मोड ऑफ एविडेंस की बात करें, है ना, वो क्या है, जस्ट एक प्रोसीजरल पार्ट है ना, उस पर इतना लोड नहीं देते। ये क्या है, जस्ट एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ना। तो एक और बार सेक्शन रीड करती हूँ, फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे जंप करती हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रहा है ना। तो क्या लिखा है कि अब आपको पूरा समझ आएगा, अब आप रीड करना। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, है ना। मे बी गिवन मतलब क्या? मे बी गिवन मतलब नॉट नेसेसरी, ठीक है। मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग मतलब सिविल और क्रिमिनल, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब एविडेंस किसका दिया जाएगा? फैक्ट इन इशू, है ना, ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट, मतलब सेक्शन 4 से लेके 50 के बीच में जो रिलेवेंट है उनका एविडेंस दे सकते हैं। एंड ऑफ नो अदर्स, उसके अलावा कोई नहीं। ये क्या कह रहा है? जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात कर रहा है। बस इतना से सेक्शन, इसमें कुछ और है ही नहीं। पहले सेक्शन ने कितनी सारी बातें क्लियर कर दी कि हम एविडेंस किस चीज़ का दे सकते हैं और किस चीज़ का नहीं दे सकते हैं। देखा जाए तो पहले सेक्शन ने कितनी सारी बातें क्लियर कर दी कि देखो ये किसके बारे में डील करता है? एविडेंस के बारे में। तो उसने पहले ही बता दिया कि एविडेंस जो है किन किन चीज़ों का दे सकते हैं, है ना। तो मतलब ये बता रहे कि अब आपको आगे और पढ़ाई करनी है। समझ आए सेक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगे और बीएसए को पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। देखो क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जनरल रूल क्या है, इसके ऊपर एक मैक्सिम है ना, कि जो हमेशा जो स्पेशल और लोकल लॉ होता है ना, वो हमेशा ओवरराइड करता है जनरल लॉ को। एम आई राइट? जनरल लॉ को हमेशा कौन ओवरराइड करता है, स्पेशल या लोकल लॉ। लेकिन ये जो है ये पर्टिकुलरली इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये इसका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो सीपीसी और बीएसए के बीच में बात आती है, इन लोगों में टकरार होती है, तो हमेशा कौन ओवरराइड करेगा, सीपीसी ओवरराइड करेगा इंस्टेड ऑफ बीएसए। जबकि सीपीसी क्या है, जनरल लॉ है, और बीएसए क्या है, स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ मतलब किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डील करता है, जो कि क्या है, एविडेंस, ठीक है। जैसे अच्छा, अब आपको इंस्टेंस दिखाती हूँ, जैसे कि एफिडेविट का एग्जाम्पल लेते हैं। एफिडेविट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे जो एफिडेविट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारा सीपीसी में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ओवरराइड करता है, सीपीसी ओवरराइड करता है, ठीक है। तो समझ आ गया जनरल और स्पेशल लॉ वाली चीज। तो अगर किसी चीज का एविडेंस सीपीसी अलाउड करेगी तो वो अलाउड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। अब इसका जो, अब इसे समझने के लिए आप क्या करना, इसका इलस्ट्रेशन खुद रीड करना। इसका इलस्ट्रेशन ऐसे कोई समझाने वाला नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो एक बार जल्दी से सम अप करूँ तो इसमें बस इतना हुआ था हमारे पास सबसे पहले कि ये जो सेक्शन 3 है वो हमें क्या बताता है, कि बहुत सारी बातें बताता है। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले वो हमें ये बताएगा कि हम लोग एविडेंस किसका दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो क्या बताता है कि हम लोग एविडेंस किसका दे सकते हैं। सेकेंडली वो हमें ये बताएगा कि ये बताता है एविडेंस किसका दे सकते हैं। फिर सेकेंडली हमें बताते हैं कि कौन से मतलब सिविल केस पे चलता है कि क्रिमिनल केस पे। तो इसने यहीं पे क्लियर कर दिया कि दोनों पे ही चलता है, सिविल और क्रिमिनल पे ही, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बताया, उसके बाद इसने बताया जुडिशियल रिस्ट्रेन के बारे में बताया है, ठीक है, कि ये जो है कोर्ट के ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रेन लगाता है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। और लास्टली क्या बताया गया कि सीपीसी विल ओवरराइड बीएसए। ये 4 बातें बताता है। आप ऐसे करके अपने स्केलेटन नोट्स बनाओ और उसे पढ़ो। आई होप इट्स क्लियर। किसी भी तरह के डाउट है डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।